हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी शिक्षा। आइए संधि रिलेटेड हम संधि रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले संधि के बारे में कुछ जानेंगे। संधि के बारे में डिटेल्स में प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जाकर देख लीजिएगा। फिर भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से पहले भी मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि याद भी आ जाएगा। ठीक है, हम प्रीवियस क्लास में संधि प्रकार भेद हम डिस्कस कर रहे थे। और संधि जो 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनमें से स्वर संधि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम व्यंजन संधि के बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्यंजन संधि क्या? व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि हम कैसे पहचानेंगे ये व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि पहचान के लिए कई सारे नियम है, नियम को हम जानेंगे। यदि हम नियम को हम जान पाएंगे तो हम व्यंजन संधि हम पहचान पाएंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि किसको कहेंगे ना? वो ध्वनि, मतलब वो ध्वनि परिवर्तन को और भी क्या कहते हैं? विकार। वो ध्वनि विकार जो परस्पर दुवर्ण जो है वो क्या है? स्वर और व्यंजन। व्यंजन और स्वर और व्यंजन और व्यंजन। तो वो ध्वनि विकार जो परस्पर दुवर्ण कौन है? आइदर स्वर और व्यंजन होगा, व्यंजन और स्वर होगा, या व्यंजन और व्यंजन भी होगा। तो इन दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है नया शब्द, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जो नया शब्द जो संधि विच्छेद के बाद जो नया शब्द बनता है, ये परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कहा गया ना, वो ध्वनि विकार मतलब वो ध्वनि परिवर्तन जो परस्पर दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो वर्ण कौन कौन है ये याद रखिए। स्वर और व्यंजन मिलकर जो उत्पन्न होगा संधि शब्द, उसको हम व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन और स्वर मिलकर भी और व्यंजन भी मिलकर व्यंजन संधि बनते हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि पहचान के लिए कई सारे रूल है। तो पहला मतलब जो प्रथम नियम है, नियम 1 में, मतलब प्रथम नियम में क्या है? आप सभी को पता है कि जो हमारे जो व्यंजन वर्ण है कि नहीं? व्यंजन वर्णों से जो 5 भागों में विभागीकरण किया गया है 25 वर्गीय व्यंजन को। क च ट त प। तो इनमें से क वर्ग में जो कंठ वर्ण कहते हैं, च वर्ग को तालव्य वर्ण कहते हैं, ट वर्ग को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, और त वर्ग को दंत्य वर्ण, प वर्ग को उष्ट वर्ण जो कहते हैं। तो इनमें से
जो 25 वर्गीय व्यंजन को वर्गीय वर्ण को 25 वर्गीय व्यंजन वर्ण को दो भागों में भी विभागीकरण किया गया है। वो है, एक है अघोष वर्ण, मतलब घुसत्व के आधार पर, घुसत्व के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है अघोष वर्ण, दूसरा है सघोष वर्ण, है कि नहीं। क, च, ट, त, प, इनमें से कौन आएगा? क, ख, ग, घ, अ। तो ये जो वर्ण है, इनमें से जो अघोष वर्ण हम कैसे पहचानेंगे ना? अघोष वर्ण पहचान के लिए शॉर्ट ट्रिक है वारा। क्या पहचानेंगे? 1 2, ये याद रखने के लिए, क्योंकि अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण को ही अघोष वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण को अघोष वर्ण कहते हैं। तो क और ख, ये दोनों अघोष वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, मतलब च छ भी होगा, ट ठ, त थ, प फ, ये सब अघोष वर्ण। सघोष वर्ण कौन है पहचानने के लिए? 3 4 5, ये सघोष वर्ण पहचानने के लिए ट्रिक। कैसे? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण को हम सघोष वर्ण कहेंगे। और य र ल वो भी सघोष वर्ण है, और सभी स्वर भी, जितने भी स्वर है सभी स्वर को हम सघोष वर्ण भी कहेंगे। ठीक है, तो ये था अघोष वर्ण सघोष वर्ण, सभी को समझ में आ गया। तो नियम, प्रथम नियम में ये देखने को मिलता है कि यदि कोई सघोष व्यंजन वर्ण, तो सघोष व्यंजन वर्ण कौन कौन है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ग, घ, अ, ये सब सघोष वर्ण। य र ल भी होगा और सभी स्वर भी होगा। तो यदि कोई अघोष कहा गया है नियम 1 में, प्रथम नियम में, प्रथम नियम में व्यंजन संधि के प्रथम नियम जो है, ये यदि कोई अघोष व्यंजन है, तो अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन, घोष व्यंजन का मतलब सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन आ जाए तो वो जो अघोष व्यंजन सघोष व्यंजन वर्ण के रूप में बदल जाता है। तो प्रथम नियम सभी को समझ में आ गया। प्रथम नियम ये बोल रहा है कि यदि कोई अघोष व्यंजन के बाद, मतलब एग्जाम्पल क लेंगे, क लेंगे क, तो यदि कोई अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन आ जाए तो, मतलब धर लीजिए धर लीजिए तो ये क्या हो गया? घोष व्यंजन। तो घोष व्यंजन आ जाए तो वो जो घोष व्यंजन है, तो घोष व्यंजन परिवर्तन होकर व विकार होकर क्या हो जाएगा? घोष रूप में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोष रूप में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब
ये जो है अघोष व्यंजन, ये घोष रूप में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस स्थान पर? उसके द के स्थान पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग, है कि नहीं? तो इसीलिए याद रखने के लिए जो पहला नियम में क, च, ट, त, प, तो ये जो अघोष व्यंजन वर्ण है, तो अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन आ जाए तो वो अघोष व्यंजन अपने घोष रूप में परिवर्तन हो जाता है। घोष वर्ण कौन है? ग। क के स्थान पर ग हो जाएगा। च के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। ड के स्थान पर ट के स्थान पर ड हो जाएगा। त के स्थान पर द हो जाएगा। प के स्थान पर ब हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे तो पहचान पाएंगे। एक एग्जाम्पल लूँगी, सत, धन, विचार। सत, धन, विचार। देखिए, अघोष व्यंजन कौन है? त। अघोष व्यंजन है क्योंकि पहला वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। तो त ये अघोष हो गया। तो अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन आ जाए तो वो अघोष व्यंजन परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा? घोष व्यंजन हो जाएगा। तो जो वी हो आ गया तो ये परिवर्तन होकर क्या हो गया? अघोष, सघोष हो गया। सघोष मतलब ये परिवर्तन हो जाएगा। किस स्थान पर बैठ जाएगा? ब के स्थान पर। कैसे? तो परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। सद्विचार। क्या हो जाएगा? सद्विचार, है कि नहीं? तो परिवर्तन होकर द हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है कि अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन आ जाए तो अघोष व्यंजन सघोष रूप में बदल जाता है। तो क्या हो गया? तो अघोष व्यंजन है वो परिवर्तन होकर सघोष व्यंजन रूप में बदल गया। क्लियर? और भी एक एग्जाम्पल लेंगे, वाक, धन, ईश। वाक, धन, ईश। देखिए, क क्या हुआ? अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन के बाद कोई घोष व्यंजन, तो घोष मतलब सघोष, तो सभी स्वर भी घोष व्यंजन है ना, तो स्वर वर्ण भी आ गया क्योंकि ये भी घोष व्यंजन है। तो घोष व्यंजन आ जाने के बाद वो अघोष व्यंजन जो है ये परिवर्तन होकर व विकार होकर सघोष रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या होगा? वागीश, हुआ कि नहीं? तो क के स्थान पर क्या हो गया? सघोष व्यंजन बन हो गया ना, वागीश। क्लियर? नेक्स्ट, ये गया पहला नियम। दूसरा नियम, रूल 2। रूल 2 में क्या बोल रहा है? क्या देखने को मिलता है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण मतलब क, च, ट, त, प जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण का मेल यदि किसी अनुनासिक वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। पांचवा वर्ण कौन है? वन्य, न, न, म, है कि नहीं? देखिए, यदि किसी वर्ग के पहला वर्ण मतलब क के स्थान पर क्या हो जाएगा? पहला वर्ण क, च, ट, त, प।
तो उनका मेल किसी अनुनासिक अनुनासिक वर्ण कौन है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण को अनुनासिक वर्ण कहते हैं, है कि नहीं? तो किसी अनुनासिक वर्ण से यदि हम मिलाएंगे तो उसके स्थान पर मतलब क के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण मतलब जो क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन है? वह, है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा, है कि नहीं? जो भी वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण में पहला वर्ण के साथ जो जो मतलब जो भी वर्ण लेंगे पांचवा वर्ण जो अनुनासिक वर्ण जो भी अनुनासिक वर्ण को लेंगे पहला वर्ण के साथ, तो पहला वर्ण जो है उसी के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे, क के स्थान पर क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का पांचवा वर्ण वो हो जाएगा यदि क रहेगा तो। च च के स्थान पर क्या हो जाएगा? न्य हो जाएगा। ट के स्थान पर क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा। तो के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो के स्थान पर न। प के स्थान पर म, है कि नहीं? एग्जाम्पल लेंगे, वाक धन मय। देखिए, यदि किसी वर्ग के पहला वर्ण मतलब क होगा या च या ट या त या प, तो क लेंगे तो क का मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो, अनुनासिक वर्ण म एक अनुनासिक वर्ण है, तो अनुनासिक वर्ण से है हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का मतलब क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन है? व। तो व क के स्थान पर क्या बैठ जाएगा? ओ, है कि नहीं? तो क्या होगा? वांग्मय। वांग्मय क्या हो गया? वांग्मय। समझ में आ रही है? क्लियर? उसी तरह याच याच के साथ अनुनासिक वर्ण नाम मिला हुआ है, तो याच धन ना क्या होगा? च के स्थान पर क्या होगा? उसी वर्ग का पांचवा वर्ण है कि नहीं? उसी वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होगा? याचना। याचना याच ना याचना। क्लियर? और भी एक एग्जाम्पल लेंगे, सठ धन मुख क्या होगा? देखिए, ट के स्थान पर क्या होगा? उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अण। सठ मुख को यदि हम ये तो संधि विच्छेद हुआ ना, तो यदि हम संधि करेंगे क्या होगा? सठ धन मुख सन्मुख। सन्मुख। क्लियर? और भी एग्जाम्पल लेंगे, सत धन मार्ग। तो के स्थान पर क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण सन्मार्ग। क्या होगा? सन्मार्ग। क्लियर? उसी तरह और भी एक एग्जाम्पल है, अप धनमय। क्या होगा? प के स्थान पर पांचवा वर्ण, है कि नहीं? अमय क्या होगा? अमय। अमय। समझ में आ रही है? ये था
रूल 2 में। रूल 3 में क्या है? नियम, तीसरा नियम में यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो और उसके बाद छ आ जाए तो छ से पहले च का आगमन हो जाता है। समझ में आ रही है? यदि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो और उसके बाद छ आ जाए तो कोई स्वर ये हम रखेंगे, क्या रखेंगे? मुख। क्या रखेंगे? मुख, मुख, है कि नहीं? तो क्या उच्चारण होता है? ख में अ की मात्रा उच्चारण होता है, तो ये स्वर हो गया ना। तो पहला पद के अंत में कोई स्वर हो, उसके बाद छ आ जाए तो छ लेंगे, क्या होगा? छवि। क्या लेंगे? छवि। छ आ जाता है तो छ से पहले क्या रहेगा? च रहेगा। तो मुख धन छवि क्या होगा? मुख छवि। क्या होगा? मुख छवि। मुख च छवि। तो उन्होंने कहा ना, यदि पहले पद के अंत में, अंतिम वर्ण में कोई स्वर हो, उसके बाद छ आ जाता है तो छ से पहले क्या लगेगा? च लगेगा, च का आगमन होगा। हुआ ना? मुख धन छवि, मुख छवि, है कि नहीं? और एक भी एग्जाम्पल है, मातृ, मातृ धन छाया। देखिए, मातृ में उ क्या है? स्वर है। तो स्वर के बाद छ आ गया, तो छ से पहले क्या होगा? च लगेगा। तो मातृ धन छाया क्या होगा? मातृ छाया, मातृ छाया, है कि नहीं? मातृ छाया। ये था नियम 3 में। रूल 4 में क्या है? रूल 4 में कि यदि किसी पद के अंत में तो हो तो तथा उसके पश्चात स आ जाए तो का क्या होगा? च हो जाएगा और स छ हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, मतलब तो क्या हो जाएगा? च हो जाएगा और स क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे, उत, उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट। देखिए, किसी पद के अंतिम वर्ण तो हो तो उसके पश्चात स आ जाए तो के स्थान पर क्या बैठेगा? च, और स के स्थान पर छ, है कि नहीं? उधन शिष्ट क्या होगा? उच्छिष्ट, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट। समझ में आ रही है? किसी पद के अंत में तो हो तथा उसके पश्चात स आ जाए तो के स्थान पर च होगा, स के स्थान पर छ होगा। तो ये नियम 4 में है। और भी एक एग्जाम्पल लेंगे नियम 4 में, उत धन श्वास, उत धन श्वास। तो इसमें तो के स्थान पर क्या होगा? च, और स के स्थान पर छ, क्या होगा? उच्छ्वास। क्या होगा? उच्छ्वास, है कि नहीं?
उच्छ्वास। क्लियर। ये था रूल 4। रूल 5 में क्या है? रूल 5 में यदि पहले पद के अंत में तो हो तथा उसके बाद च या न या द या ज या ड या ल आ जाए तो के स्थान पर वही वर्ण बन जाता है। मतलब तो के स्थान पर वही त बन जाता है। मतलब तो के तुरंत बाद ही आ जाता है, मतलब वही वर्ण वही आ जाता है कि नहीं? एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। उत धन चारण। देखिए, पहले पद के अंत में तो हो तो उसके बाद जो आए या न आए या दो आए, तो पहले हम चौ लिए हैं, चौ लिया में है कि नहीं? तो के बाद हम चौ चूज किए तो ये जो चौ हुआ तो के स्थान पर क्या हो जाएगा? वही तो हो जाएगा, मतलब रिपीट हो जाएगा, डबल, है कि नहीं? तो उच्चारण में उत मतलब ये जो तो के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो के बाद जो वर्ण आता है, जो च न द ज ड ल, वही वर्ण तो के स्थान पर क्या हो जाएगा? वही वर्ण बैठेगा, है कि नहीं? तो उच्चारण क्या होगा? उच्चारण, उच्चारण, है कि नहीं? तो के स्थान पर। क्लियर। एक और भी एक एग्जाम्पल लेंगे। उत धन डयन। देखिए, तो के स्थान पर क्या होगा? ड वर्ण का रिपीट होगा, क्या होगा? उड्डयन। क्या होगा? उड्डयन। क्लियर। उसी तरह एक और भी एक एग्जाम्पल लेंगे। तत् धन लीन। देखिए, तो के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल वर्ण का रिपीट होगा, तल्लीन। क्या होगा? तल्लीन। नेक्स्ट, तत् धन टीका। तद्धन टीका। देखिए, तो के स्थान पर क्या होगा? तो वही वर्ण आ जाएगा, क्या होगा? तट्टिका। क्या होगा? तट्टिका, है कि नहीं? नेक्स्ट एग्जाम्पल। उत धन दंड। उत धन दंड, ये दंड भी ऐसे भी लिखेंगे भी होगा। तो यदि हम क्या होगा? तो के स्थान पर द हो जाएगा, उदंड, उ दंड, है कि नहीं? और भी एक एग्जाम्पल लेंगे। तत् धन जय। क्या होगा? तज्जय, क्योंकि तो के स्थान पर ज रिपीट होगा, तज्जय, तज्जय। क्लियर। ये था रूल 5। रूल 6 में क्या है ना? यदि पहले पद के अंत में कोई अनुनासिक वर्ण हो और उसके तुरंत बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, तो अनुनासिक वर्ण के स्थान पर आए हुए वर्ण का
उसी पंचम वर्ण बन जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, देखिए अलम, धनकार। पहले पद के अंत में कोई अनुनासिक वर्ण, म एक अनुनासिक है तो अनुनासिक वर्ण हो, और उसके तुरंत बाद किसी वर्ण का कोई भी वर्ण हो, किसी वर्ण का कोई भी वर्ण हो, तो अनुनासिक वर्ण के स्थान पर आए हुए वर्ण उसी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। मतलब ई म वर्ग मतलब प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होगा, उसी वर्ग का पंचम वर्ण होगा। तो अलम धनकार क्या होगा? अलंकार। क्या होगा? अलंकार। अलम धनकार क्या होगा? अलंकार। अलंकार या अलंकार। अलंकार भी होगा, है कि नहीं? समझ में आ गया? नेक्स्ट रूल, हाँ ये भी याद रखिए, जो हुआ अलम धनकार अलंकार, जो हुआ अलंकार या अलंकार जो हुआ, तो यहाँ पहला पद का अंतिम वर्ण म में म जो है, जो अनुनासिक है, और दूसरे पद का आरंभिक वर्ण है क है, मतलब जिसका पंचम वर्ण वो होता है। मतलब ये जो क के स्थान पर, मतलब क यदि क है, दूसरे पद का आरंभिक वर्ण यदि क है, तो उसी वर्ग का पंचम वर्ण ओ होगा। अतः म के स्थान पर ही ओ बन गया है कि नहीं? यदि क रहेगा तो क वर्ग का पंचम वर्ण बैठेगा, लेकिन किसके परिवर्तन के साथ? मतलब म के बाद, मतलब म के स्थान पर म नहीं बैठेगा, म के स्थान पर ही ओ होगा, क्योंकि क है ना। यदि च बैठेगा यहाँ पर, तो च के स्थान पर क्या होगा? न्य होगा, है कि नहीं? और भी एक एग्जाम्पल लेंगे उसी तरह, सम धन कार कर, सम धन कर, तो यहाँ पर क्या होगा? क के स्थान पर क्या होगा? उसी वर्ग का पंचम वर्ण, और म के स्थान पर ही बैठेगा, तो क्या होगा? शंकर। शंकर या शंकर भी कहते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रही है? नेक्स्ट रूल, रूल 7 में क्या है? रूल 7 में यदि किसी पद को अंत में अ आ छूटकर अन्य कोई स्वर हो और उसके बाद स आ जाता है, तो उसका उद्देश्य जो है स बन जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, वी धन सम। तो यदि पद के अंत में आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर कौन है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, यदि आएगा तो ठीक है। तो उसके बाद यदि स रहेगा, दंत्यस जो कहते हैं, दंत्य स जो कहते हैं, यदि ये स आएगा तो दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य स होगा। ठीक है, क्या होगा? मूर्धन्य स बन जाएगा। बी धन सम क्या होगा? विषम, क्योंकि दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य स होगा, विषम। क्लियर? और भी एक एग्जाम्पल, सु धन
सुप्त, तो उसी तरह होगा, क्या होगा, सुषुप्त। तो कौन सी सु होगा, मूर्धन्य स, सुषुप्त। क्लियर। नेक्स्ट जाएंगे, ये था रूल 7। रूल 8 में क्या बता रही है, क्योंकि यदि तो के बाद हो तो के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध होगा। एग्जाम्पल लेंगे, उत, धन, हत। देखिए, यदि तो के बाद हो तो के स्थान पर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, और ह के स्थान पर ध हो जाएगा। मतलब क्या होगा, उद्धत, उत धन हत, उद्धत, क्योंकि तो के स्थान पर क्या होगा, द, और ह के स्थान पर ध और त हुआ, तो उत धन हत, उद्धत। है कि नहीं, समझ में आ रही है। और भी एक एग्जाम्पल, उत धन हरण, तो के स्थान पर क्या होगा, द, और ह के स्थान पर ध, क्या होगा, उदाहरण। क्या होगा, उदाहरण। क्लियर, समझ में आ रही है। तो ये रूल 80। रूल 9 में क्या है, यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में दो के बाद यदि क या ख या तो, सॉरी, थ, प, फ, हाँ, मतलब यदि पद के अंत में दो के बाद यदि क, ख, त, थ, द, सॉरी, त, थ, प, फ, श, क्ष, उनमें से कोई वर्ण आ जाए तो के स्थान पर क्या होगा, तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो यहाँ पर विपद धन काल, तो दो है ना, तो दो के स्थान पर क्या होगा, तो हो जाएगा। तो विपद काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपद काल। है कि नहीं, विपद धन काल क्या होगा, विपद काल। क्लियर है कि नहीं। तो ये था क, मतलब दो के बाद यदि क आए तो, फिर से दो के बाद यदि हम ख लेंगे किसी तरह, उद, उद धन क्या लेंगे, तो लेंगे, उद धन तर। ठीक है, यदि हम तो लेंगे तो दो के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा। तो क्या होगा, उत्तर। क्या हो जाएगा, उत्तर। और फिर एग्जाम्पल, यदि प लेंगे दो के बाद, उद, सॉरी, यदि हम प लेंगे तो तद्धन पुरुष क्या होगा, तत्पुरुष, क्योंकि द के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आ रही है। नेक्स्ट, यदि फ लेंगे दो के बाद, उद्धन फूल, तब दो के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो उत्फुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्फुल। क्लियर। उसी तरह उद धन थान, थ यदि हम लेंगे क्या होगा, उत्थान, क्योंकि दो का स्थान तो होगा, उत्थान। तो ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद रह जाएगा। उसी तरह और भी लेंगे, तद,
धन क्षण, क्या होगा? तक तक्षण, क्या होगा? तक्षण। क्लियर? तो ये था रूल 9। रूल 10 में क्या है? रूल 10 में क्या देखने को मिलता है? यदि पद के अंत में, यदि पद के अंत में अनुनासिक वर्ण म तथा उसके बाद य या र या ल या व मतलब तालव्य स या मूर्धन्य स या दंत्य स या क्ष त्र में से कोई एक वर्ण हो तो अनुनासिक वर्ण म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार बन जाता है। तो क्या होगा? समधन युग क्या होगा? संयुग, क्या होगा? संयुग अनुसार बनेगा, है कि नहीं? म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुसार बैठेगा, संयुग। क्लियर? समझ में आ रही है? और भी एक एग्जाम्पल लेंगे। सम धन क्षय। देखिए, पद के अंत में अनुनासिक वर्ण म तथा उसके बाद श हो तो म के स्थान पर अनुसार होगा तो क्या होगा? संशय, क्या होगा? संशय, है कि नहीं? क्लियर? समझ में आ रही है? और भी एक एग्जाम्पल लेंगे त्र को लेकर। सम धन त्राण, क्या होगा? म के स्थान पर अनुसार हो जाएगा, संत्राण, क्या होगा? संत्राण। नेक्स्ट हो यदि हम लेंगे सम धन हार, क्या होगा? म के स्थान पर अनुसार होगा, संहार, क्या होगा? संहार। क्लियर? और फिर एक एग्जाम्पल लेंगे व को लेकर लेंगे सम धन वाद, तो म के स्थान पर अनुसार होगा, क्या होगा? संवाद, क्या है? संवाद। क्लियर? समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट रूल, जो रूल 11 जो है, रूल 11 में क्या है ना, यदि पहला शब्दांश सम उपसर्ग हो, ओके, तथा उसके बाद क्रू धातु से बनने वाला कोई शब्द, अच्छा, क्रू धातु से बनने वाला कोई शब्द कृति लेंगे आ जाए तो सम के बाद स का आगमन होगा, मतलब सम के बाद स का आगमन होगा, मतलब सम धन कृति क्या होगा? संस्कृति, क्या है? संस्कृति, है कि नहीं? तो म के स्थान पर अनुसार हो गया, तो वही वो अनुनासिक है, तो मतलब सम के बाद स का आगमन हुआ ना, है कि नहीं? और भी एक लेंगे सम उपसर्ग धन क्रू धातु से बनने वाला का शब्द है कारक, तो उसके बाद म के बाद क्या होगा? स लगेगा, संस्कारक, क्या होगा? संस्कारक, है कि नहीं? तो ये सब याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट रूल 12 में क्या देखने को मिलता है ना, यदि ई उ ए ओए के बाद स्त स्न आ जाते हैं तो क्या होगा? स्ट और स्न में बदल जाते हैं, मतलब स्त जो न
स्त के मतलब स्त के बदल में जो स्त के स्थान पर स्ट होगा और स्न के स्थान पर स्न होगा। एक एग्जाम्पल लेंगे, यदि ई उ ए है तो एक लेंगे प्रति। प्रति में ई वर्ण है ना, ई स्वर वर्ण है, तो ई के बाद यदि स्त होगा मतलब स्था यदि हम रखेंगे तो क्या होगा, स्ठा होगा, स्ठ हो जाएगा। स्ठ मतलब स्थ के स्थान पर स्ठ हो जाएगा, तो प्रतिधनस्था क्या होगा, प्रतिष्ठा। क्या होगा, प्रतिष्ठा, क्योंकि स्थ के स्थान पर हुआ प्रतिष्ठा, है कि नहीं। उसी तरह स्न के परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, स्न हो जाएगा। वी धन स्नु हो गया, तो वी में ई है ना और स्नु, तो स्नु क्या होगा, स्नु हो जाएगा, विष्णु, विष्णु, है कि नहीं। और एक एग्जाम्पल, युधि धन स्थिर, तो मिलकर क्या होगा, तो के स्थान पर स्थ होगा, युधिष्ठिर, है कि नहीं। ये था रूल 12। रूल 13 में क्या दिखने को मिलता है, क्या बताता है ना, न से पहले यदि ई री र स हो तो न के स्थान पर न बन जाता है। न से पहले मतलब एक न के न नेता यदि हम लेंगे तो न से पहले यदि हम क्या लेंगे, र लेंगे, प्र, र लेंगे, र लेंगे, प्र है हो गया, प्रधन नेता, तो क्या होगा, न के स्थान पर न हो जाएगा, प्रणेता हो जाएगा ना, प्रणेता। क्लियर। उसी तरह और एक एग्जाम्पल, प्र र यान, ठीक है, तो न के स्थान पर क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा, प्रयाण, प्रयाण होगा, है कि नहीं। उसी तरह परि धन नय, तो न के स्थान पर न हो जाएगा, क्या होगा, परिणय, है कि नहीं। समझ में आ रही है सभी को। तो ये था व्यंजन संधि का कुछ नियम, जो कि इससे ही हम पहचान पाएंगे ये व्यंजन संधि है। क्लियर। तो कैसे लगा, उसके बाद हम विसर्ग संधि के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कैसे लगा मेरी क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। जो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने भी क्लास करूँगी पहले आप सभी को ही नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।